नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 28 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज डिस्कस करेंगे, तीनों काफ़ी डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म की खराब दशा हमारे देश में। दूसरा, हेपेटाइटिस फ्री बनाना है पूरे वर्ल्ड को, इससे संबंधित आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल शराबबंदी यानी प्रोहिबिशन से संबंधित। गुजरात में नकली शराब पीने से 40 लोगों की जान चली गई। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एग्जाम्पल। डेली देखो हम अच्छे टीचर्स का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आज का एग्जाम्पल देखिए। ये जो टीचर है ना, अपनी मसाज करवा रही हैं छोटे बच्चे से। ये यूपी का स्कूल है। देखो स्कूल देखो आप ध्यान से, मतलब क्या तो पढ़ाई होती होगी ऐसी सिचुएशन में, है ना। तभी तो नाम खराब है सरकारी स्कूलों में। जो माँ बाप है अपने बच्चों को पढ़वाना नहीं चाहते। देखो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो देश का भविष्य संवार सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। लेकिन जब स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये सब कुछ होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो फिर देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म की खराब दशा से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लास्ट डिबेट चल रही थी ना, तो उस डिबेट में अंबेडकर साहब ने एक स्पीच दी। स्पीच में कहा कि अब इंडिया का जो रिपब्लिक है वो एक नई इनिंग में एंटर करने जा रहा है, जहां पे इंडियन रिपब्लिक को ना बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शंस जैसे कि देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ गई थी संविधान बनने के बाद में। जैसे ही संविधान को अडॉप्ट किया गया पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गई। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब 1 पर्सन 1 वोट। वो सारे लोग जिनकी एज 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में इक्वालिटी आ गई, इकोनॉमिक और सोशल डोमेन में इक्वालिटी नहीं आई। सोशल डोमेन में इक्वालिटी इसलिए नहीं आई, आपको पता है आज़ादी के बाद भी काफ़ी सालों तक, इवन आज भी कुछ हद तक कुछ कास्ट के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको पता है भेदभाव होता है, खास करके रूरल एरियाज में कहीं कहीं जगह पर। और ना ही इकोनॉमिक डोमेन में इक्वालिटी आज की। जब देश आज़ाद हुआ था 90% लोग तो देखो गरीबी रेखा से नीचे आते थे, कुछ ही लोगों के पास में पैसा था। तो ना अंबेडकर साहब की स्पीच के अगेंस्ट नेहरू जी ने जवाब यह दिया कि चिंता मत कीजिए, हम प्लानिंग प्रोसेस से इन इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत भी हुई। फिस्कल पावर को ना ज़्यादा सेंट्रलाइज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सोचा यह गया था सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मजबूत होगी ना तो देखेगी कि देश में कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो डेवलपमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और पूरे देश के समाज में भी कुछ डोमेन्स में यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करेगी। जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कानून भी आया था बाद में। बट राइटर का यहां पे ना मेन कंसर्न जो है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जो पावर है ना अब और ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गई है पिछले कुछ सालों में। और इसका नतीजा ये निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल कैपेसिटी जहां मजबूत हुई है और विभिन्न स्टेट्स की जो फिस्कल कैपेसिटी है वो कमजोर हुई है। जैसे देखो जीएसटी आ गया। जीएसटी आने के बाद में विभिन्न स्टेट्स की जो पावर है ना टैक्स लगाने की, वो काफ़ी डाइल्यूट हो गई है। क्योंकि बहुत सारे टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, वैट, ये सब मर्ज हो गए जीएसटी में। अब कुछ ही चीज़ों पर टैक्स लगाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर, और उसके अलावा लिकर के ऊपर यानी शराब के ऊपर। मेन तो देखो यही चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी स्टेट्स के पास टैक्स लगाने की पावर है। अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें तो अब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं। जीएसटी से टोटल जितना रेवेन्यू प्राप्त होता है वो फिर शेयर होता है विभिन्न स्टेट्स के साथ में। हिस्टोरिकली देखो फिस्कल ट्रांसफर मतलब सेंटर से स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, दो इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते थे, एक प्लानिंग कमीशन और दूसरा फाइनेंस कमीशन। प्लानिंग कमीशन तो आपको पता है जब 1990 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, मार्केट पे ज़्यादा फोकस होने लगा, प्लानिंग कमीशन का रोल उसके बाद कम होने लगा।
क्योंकि मार्केट पे ही सब कुछ अगर फोकस रहेगा तो प्लान करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी ना। धीरे धीरे तो फिर 2014 आया, 2014 में नई सरकार चुन के आई तो प्लानिंग कमीशन को खत्म ही कर दिया गया, इसकी जगह नई बॉडी आई, नीति आयोग। अब बात रही दूसरे इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन देखो आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो डिसाइड करता है रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। पहले तो देखो सिर्फ इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इनसे जो रेवेन्यू मिलता था ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ उसी रेवेन्यू को शेयर किया जाता था स्टेट्स के साथ में। लेकिन 2000 के बाद में अब डोमेन इंक्रीज हो गया है, बाकी टैक्सेस से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो भी शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। राइटर कहते हैं प्रॉब्लम देखो ये है, ये जो बॉडी है ना फाइनेंस कमीशन, ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है, ये आर्बिट्ररीनेस से काम करती है और ज़्यादातर समय यूनियन गवर्नमेंट का साथ देती है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन कौन होंगे। इसके बाद राइटर पॉइंट रेज करते हैं, देखो पिछले कुछ सालों में हुआ कुछ ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई है। स्टेट्स तो सिर्फ ऐसा लगता है फाइनेंस के मामले में यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी बन गए हैं, जबकि देखो हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मॉडल है, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मॉडल। डिफरेंस क्या है? जैसे देखो यूएस में क्या हुआ था, 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स एक मंच पे आए, उन्होंने डिसाइड किया चलो हम मिलके एक देश बनाते हैं जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हमारे देश में ऐसा थोड़ी था, पहले इंडिया का निर्माण हुआ और उसके बाद सुविधा के अनुसार इंडिया को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। पॉइंट क्लियर है? ऐसा तो नहीं था ना कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये राज्य आए हों एक साथ और बोले कि हाँ चलो मिलके इंडिया का निर्माण करते हैं। नहीं, इनका तो खुद का निर्माण इन राज्यों का 2000 में हुआ है। तो ये डिफरेंस है। हमारे देश में पार्लियामेंट के थ्रू किसी भी राज्य की बाउंड्री को इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, उस राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं हो सकता। तो पॉइंट यहां पे ये है, बल्कि देखो आज़ादी से पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बल्कि प्रोविंसेस के पास यानी राज्यों के पास में ज़्यादा पावर थी, और जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद राज्यों को कम पावर दे दी गई। नया संविधान एडॉप्ट किया गया ना आज़ादी के बाद, तो नए संविधान के अकॉर्डिंग बल्कि पावर्स जो मिली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को वो कम हो गई। रीजन साफ था, यूनिटी एक बड़ा फैक्टर था। हमारे लीडर्स को लगता था कि यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रोंग होना जरूरी है ताकि देश को एकजुट रखा जा सके। लेकिन देखो CN अन्नादुराई, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने ना 1967 में तमिलनाडु की असेंबली में कहा था मैं भी यही चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। बट इन्होंने कहा आप ये बताइए एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ये सेंटर के पास क्यों होने चाहिए, इनका क्या लेना देना देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी से। स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर ढंग से एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को मेंटेन कर सकती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों अपनी पावर्स रखना चाहती है इन डोमेन्स में। उसके बाद देखो DMK की सरकार ने ना एक कमेटी गठित की थी जस्टिस PV राजा मन्नार की अध्यक्षता में 1969 में। इस कमेटी को काम दिया गया था कि सेंटर और स्टेट के फिजिकल रिलेशंस को स्टडी करना और रिकमेंडेशंस देना, ऐसी रिकमेंडेशंस देना कि रीजनल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा टैक्स लगाने की पावर्स मिले, टैक्सेशन पावर ज़्यादा मिले। हालांकि देखो इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी बट कुछ खास रिजल्ट उसका निकला नहीं। इसके बाद राइटर आंकड़ों के साथ अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं। जैसे देखो 1955-56 में स्टेट्स जितना एक्सपेंडिचर किया करते थे ना, उसमें से 69% तो खुद से ही कमा लिया करते थे। मान लो 100 रुपये खर्चे किए स्टेट्स ने, 69 तो वो खुद ही कमाया करते थे, बाकी 31 रुपये उन्हें सेंटर से मिला करते थे। 2019-20 में हालत ये हो गई है
स्टेट्स मान लीजिए 100 रुपये खर्चा करते हैं ना, 38 वो खुद से कमाते हैं और 62 रुपीज़ के लिए वो डिपेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और देखो पूरे देश में 60% जो खर्चा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही किया जाता है, सिर्फ 40% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एजुकेशन के मामले में 85% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है और हेल्थ सेक्टर में पूरे देश में 82% खर्चा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। लेकिन बावजूद इसके, जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टैक्स रेवेन्यू को नहीं रेज कर सकते। ज़्यादातर टैक्सेस मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। पेट्रोलियम, लिकर और अल्कोहल, ये 3-4 चीज़ें बाकी हैं जिस पर अब स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स लगा सकती हैं। फाइनेंस कमीशन ने देखो, वैसे तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जितना टोटल रेवेन्यू मिलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब डिवाइड होने वाला रेवेन्यू, सेस जो मिलता है, सेस सरचार्ज, इसे तो डिवाइड करती नहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो डिविजनल पूल है ना, जो डिवाइड होता है रेवेन्यू, उसमें से 42% मिलेगा स्टेट्स को, बाकी 58% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो राइटर ये कहते हैं, चलो मान लिया ये रिकमेंडेशन अच्छी भी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चालाक है, अब ना विभिन्न चीज़ों पे ना सेस और सरचार्ज को इंक्रीज कर देती है। और जैसा मैंने आपको बताया, सेस और सरचार्ज से जो रेवेन्यू मिलता है ना सेंटर को, उसे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती स्टेट के साथ में। अब ये आंकड़ा देखिए आप, 2012 में ना जितना टोटल रेवेन्यू सेंटर को मिलता था ना, उसमें से सिर्फ 9.43% डिवाइड नहीं होता था रेवेन्यू स्टेट्स के साथ में, क्योंकि इतना % रेवेन्यू मिला होता था सेंटर को सेस और सरचार्ज से। लेकिन 2020 में ना टोटल जितना सेंटर को रेवेन्यू मिलता है, उसका 15.7% रेवेन्यू सेंटर को शेयर ही नहीं करना होता स्टेट्स के साथ में, क्योंकि इतना % रेवेन्यू तो सेस और सरचार्ज से उन्हें मिला है। तो सेंटर ज़्यादा चालाक है, वो ना जानबूझ के सेस और सरचार्ज इंक्रीज कर देती है ताकि सारा पैसा उसी को मिले और उस रेवेन्यू को शेयर ना करना पड़े स्टेट्स के साथ में। कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया, पहले 35% हुआ करता था, 25% कर दिया गया। अब तो देखो जीएसटी कंपनसेशन भी मिलनी बंद हो जाएगी स्टेट्स को, तो स्टेट्स की हालत बुरी हो जाएगी। स्टेट्स का खर्चा ज़्यादा, रेवेन्यू कम। फिर स्टेट्स कोशिश करते हैं कि कहीं से लोन लिया जाए, उन्हें ना आसान इंटरेस्ट रेट पर लोन भी नहीं मिलता, क्योंकि सेंटर को देखो अगर मार्केट से लोन लेना हो तो बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, स्टेट्स को महंगी इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। इशू देखो इसके बाद राइटर कहते हैं इससे भी बड़ा है। जैसे आज के समय में ना 131 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है, एक्सपेंडिचर शेयर होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो राइटर ये कहना चाहते हैं सेंटर की जो अप्रोच है ना, वो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच है। मतलब कई बार ना सेंटर अपने हिसाब से स्कीम लॉन्च कर देती है और स्टेट्स को बोलती है कि इतने % रेवेन्यू, इतने % इसका जो पैसा है आपको देना है और इतने % हम उठाएंगे। तो ना चाहते हुए भी स्टेट्स को ना उस स्कीम में अपनी भागीदारी करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट्स की प्रायोरिटी कहीं और होती है, लेकिन स्टेट से बिना पूछे स्कीम लॉन्च कर दी जाती है और बोल दिया जाता है स्टेट्स को कि आपको फॉर एग्जांपल 20%, 30%, 40%, 50% जित एक्सपेंडिचर बियर करना है। जबकि देखो बहुत बार तो ऐसा होता है, जैसे महाराष्ट्र ने अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी के ऊपर काफ़ी बढ़िया स्कीम चलाई। मिड डे मील तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। कर्नाटक और केरल में लोकल गवर्नेंस से संबंधित कुछ अच्छी स्कीम्स हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल एजुकेशन से संबंधित अच्छी स्कीम्स हैं। इवन इनको भी बोल दिया जाता है कि आप भी हमारी स्कीम में पार्ट लीजिए, पार्टिसिपेट करिए और इतना % जो एक्सपेंडिचर है वो बियर कीजिए। तो मजबूरी में स्टेट्स को ना इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए पैसा डाइवर्ट करना पड़ता है और उनकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो डाइल्यूट हो जाती हैं। और दूसरा देखो, अब जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आते हैं उस पर सेंटर स्कीम्स क्यों बनाती है। जैसे स्टेट लिस्ट में हेल्थ आता है, तो क्यों यूनियन बार बार बोलती है कि आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कीजिए। क्यों स्टेट के डोमेन में सेंट्रल गवर्नमेंट घुसने की कोशिश करती है। इससे होता क्या है, विभिन्न स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से फिर स्कीम नहीं लॉन्च कर पाते, अपना अपना डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो खुद नहीं चुन पाते। और एक तरफ देखो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के डोमेन में घुस रही है, फिजिकली अपने हाथों में पावर सेंट्रलाइज कर ली है। दूसरा, हमारे देश में इनइक्वालिटी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो 50% लोअर इनकम वाली पॉपुलेशन है ना,
उसके पास सिर्फ 6% वेल्थ है, और ऊपर की 2% अमीर पॉपुलेशन है ना, उसके पास में पूरे देश की 2/3 वेल्थ है। सरकार क्या करती है, अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगाती, गरीब लोगों पर टैक्स लगाती है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स बेशक ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार है ना, वो गरीब और अमीर पर सेम पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल हमने पार्ले जी बिस्कुट की बात की थी। मुझे नहीं पता पार्ले जी बिस्कुट पर कितना जीएसटी लगता है, कितना नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए 5% जीएसटी लगता है पार्ले जी बिस्कुट पर। तो ना, अब वो राहुल भाटिया जो एमडी इंडिगो एयरलाइंस के, वो पार्ले जी बिस्कुट खा रहे थे, उन्होंने भी सेम टैक्स दिया। अब कोई बिल्कुल गरीब पर्सन है जो मजदूरी करता है, उसने भी उतना ही टैक्स दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गरीब पर्सन भी उतना ही टैक्स देता है और बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन वो भी उतना ही टैक्स देता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी में होता यही है, सबके लिए सेम टैक्स है। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है, मतलब जिनके पिता रिक्शा चलाते हैं और वो कैंडिडेट आईएएस बनना चाहता है। उसने कोई कोर्स ज्वाइन किया, मान लीजिए मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसने भी देखो जीएसटी उतना ही दिया, 18%। सर्विस पे जीएसटी लगता है 18%। और कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई पॉलिटिशियन का बच्चा है, वो भी मान लीजिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो भी आईएएस बनना चाहता है, वो भी उतना ही जीएसटी देगा, 18%। तो गलत है ना। इसके बाद राइटर फिर से बोलते हैं कि एलीट्स के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी क्लास के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स नहीं है, दूसरे देशों में वेल्थ टैक्स भी है, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है। टैक्स टू जीडीपी की रेशो जो है हमारे देश में बहुत कम है, 17%, जबकि इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये 21% है, और ओईसीडी में टैक्स टू जीडीपी रेशो ना 34% है। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम कर दिया था, 35 से 25 कर दिया था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो हेपेटाइटिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? हेपेटाइटिस देखो एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? मतलब लीवर में सूजन होना, जलन होना, इरिटेशन होना। समझ गए? मतलब कि लीवर में जो लीवर सेल्स होते हैं ना, उन लीवर सेल्स में सूजन आ जाती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, पेन होता है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हेपेटाइटिस। अब देखो ये एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट मतलब इतनी ज़्यादा जलन हो, फीवर हो जाए, उल्टी आ जाए, जॉन्डिस हो जाए, बीमार पड़ जाओ, मतलब काफ़ी सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलें। और ऐसा भी हो सकता है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस मतलब थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेमेशन है चलती रहती है 6 महीने तक, लेकिन कोई खास सिम्टम नहीं दिखते। मतलब बंदा बीमार नहीं पड़ता ज़्यादा, फीवर वगैरह नहीं आता, वोमिटिंग नहीं होती। अब काजीज की बात करें, होता क्यों है हेपेटाइटिस? देखो ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। इन वायरसेस का नाम है हेपाटोटोट्रोपिक वायरसेस। यहाँ पे देखिए, हेपाटोटोट्रोपिक वायरसेस ABCDE। आपने नाम भी सुना होगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन, सुना है ना। बी और सी ज़्यादा खतरनाक है, ए और ई ये इतने खतरनाक नहीं है, सेल्फ हीलिंग है, मतलब अपने आप से ठीक हो जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। कुछ दूसरे वायरसेस की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे वेरिसेला वायरस। इस वायरस की वजह से ना चिकन पॉक्स होता है। पूछूं आपसे, चिकन पॉक्स कौन से वायरस की वजह से होता है? आंसर है वेरिसेला। एक ये भी वायरस है SARS-CoV-2, इसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है ना शायद। और इसके बाद कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो भी लीवर को इंजर कर सकता है। अब कुछ और रीजंस की बात करें जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, ज़्यादा ड्रग्स या फिर अल्कोहल का सेवन करना। ऑटो इम्यून प्रोसेस से भी हो सकता है। ऑटो इम्यून प्रोसेस मतलब शरीर की डिफेंस में जो एंटीबॉडी लगे होते हैं ना, कई बार वो पागल हो जाते हैं, वो खुद पर ही, बॉडी पर ही अटैक करने लगते हैं। मतलब जिन एंटीबॉडीज़ के ऊपर आपकी बॉडी को डिफेंड करने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही आपके बॉडी पर अटैक करना स्टार्ट कर दें।
इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। मेरे को ना एक बात याद आती है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 1 मिनट लूँगा। 1918 में ना एक बटालियन बहुत फेमस हुई थी, लोस्ट बटालियन। हुआ क्या था, मान लीजिए यहाँ पे जर्मनी की पोजीशन है, जर्मनी ने यहाँ पे ना ट्रेंचेस खोद के रखी हैं अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए। तो उस समय फ्रांस, यूके, यूएस ये सब तो मिलकर युद्ध लड़ रहे थे ना। तो एक बटालियन थी जैसे 77th बटालियन, उसको यूं बोला गया था कि हम ना एक मिशन करते हैं, आप जाओगे बिल्कुल सामने से और इस साइड से एक बटालियन आएगी और इस साइड से एक बटालियन आएगी, हम उनको चौंका देंगे और उनकी ये पोजीशन जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो 77th बटालियन को लीड कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सुसाइडल मिशन है, रिस्की मिशन है, हम आगे से आएंगे, साइड से दूसरी बटालियंस आएंगी, तो खतरा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मोटिवेट करके सीनियर्स ने उनको भेज दिया कि आप जाओ। तो हुआ क्या, वो तो चले गए यहाँ से सीधा सीधा, यहाँ से कोई आया ही नहीं, दोनों साइड से यहाँ से कोई नहीं आया, वो उनके सामने पहुंच गए। और इससे भी ज़्यादा जर्मन्स ने ना उनको बल्कि घेर लिया, फंस गए वो एक जगह पे। अब हुआ क्या, उनसे ना थोड़ी दूर पर उनका बेस था एलाइड फोर्सेस का, यूके, फ्रांस, यूएस, इन सब का। तो लेकिन ना एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं पता था कि किन कोऑर्डिनेट्स पे बम्बार्डमेंट करनी है। तो ना हुआ क्या, तो इन्होंने ना अपने ही फोर्सेस पे बमबारी करनी स्टार्ट कर दी। मतलब ये बटालियन जो कई दिनों से घिरी हुई थी, इनके पास राशन नहीं था बिल्कुल भी, चारों तरफ से जर्मन्स ने घेर के रखा है और इनकी बटालियन का बुरा हाल था, इतने सारे लोग मर गए हैं। उससे भी ज़्यादा अपने ही लोग इनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बेस वालों को पता ही नहीं था कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं जर्मन्स के जहाँ पे हम बम गिराएं। तो वो गलती से ना अपने ही ऊपर बम गिराने लग गए, अपनी बटालियन के ऊपर ही, जिसका ऑलरेडी इतना ज़्यादा बुरा हाल था। तभी फिल्म का नाम पड़ता है लोस्ट बटालियन। लेकिन इस बटालियन ने ना फिर भी घुटने नहीं टेके बिल्कुल भी। यही मोटिवेशनल चीज़ है, लड़ते रहे। जर्मन्स ने इनको बोला सरेंडर कर दीजिए, इन्होंने सरेंडर नहीं किया। जब इस बटालियन पे बम्बार्डमेंट हो रही थी ना, तो उन्होंने कबूतर भेजा, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन की इतनी अच्छी टेक्निक्स उपलब्ध नहीं थी। तो कबूतर में चिट्ठी डाल के भेजी बेस पे कि पता लग जाए। उन्होंने लिख के भेजा, फॉर हेवन सेक स्टॉप फायरिंग। मूवी है इस पे, लोस्ट बटालियन। चलो बहुत टाइम हो गया। तो हाँ, हेपेटाइटिस हम डिस्कस कर रहे थे। आज देखो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तभी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। मकसद है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है, केयर है, वो अवेलेबल हो, आसान रेट्स पर, ईजिली एक्सेसिबल हो, ताकि हेपेटाइटिस एज ए वायरल थ्रेट जो है इसे पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके 2030 से पहले। देखो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट जो एक्शन है ना, वो अब लेना ही होगा, क्योंकि ग्लोबली 354 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी से सफ़र कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में 20% लोग ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने हेपेटाइटिस से शिकार है ना, उसमें से 20% तो साउथ ईस्ट एशिया में है। और टोटल जितनी हेपेटाइटिस से डेथ होती है ना, उसमें से 95% हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, जो सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर होता है ना, इसकी वजह से होती है। सिरोसिस मतलब एडवांस स्टेज का लीवर डिजीज़। दूसरा, देखो जो वायरल हेपेटाइटिस है ना, वो प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लीन फूड, गुड पर्सनल हाइजीन, सेफ वाटर, सैनिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ना, अगर इनका ख्याल रखा जाए तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये तो होंगे ही नहीं। लेकिन अगर सुरक्षा करनी है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से, तो फिर देखो इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, मतलब टीकाकरण होना ज़रूरी है। एक तो बर्थ डोज लिखनी ज़रूरी है, इसके साथ साथ एक्सेस टू सेफ ब्लड, सेफ सेक्स, सेफ नीडल यूजेज, अगर ये प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनसे भी प्रिवेंशन सुनिश्चित की जा सकती है। और देखो अगर हेपेटाइटिस बी हो भी जाए तो ना सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन्स आज के समय में एग्जिस्ट करती हैं, और वैसे भी नई और पावरफुल एंटीवायरल ड्रग्स डेवलप की जा सकती हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के ज़्यादातर केसेस को एड्रेस करने के लिए। लेकिन इसके लिए चाहिए अर्ली डायग्नोसिस, मतलब अगर डिजीज़
अर्ली स्टेज में है ना, तब इलाज हो जाए तो सही है। अवेयरनेस कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो 2030 से पहले 4.5 मिलियन यानी 45 लाख जो प्री मेच्योर डेथ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। कई बार देखो ये जो ड्रग्स होती हैं ना, या तो ज़्यादा कॉस्ट पे होती हैं, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता, और कई कम्युनिटीज़ तक तो ये ड्रग पहुंच ही नहीं पाती। लेट डायग्नोसिस होता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट होती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये भी एक रीज़न है। अब चाहिए ये कि लोगों में ना अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात कीजिए, जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है ना, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को पता होता है कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस है, और उनमें से सिर्फ 5% लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में 10.5 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं, और उनमें से 7% को ये पता है कि हमें हेपेटाइटिस है, और उनमें से सिर्फ 5 ट्रीटमेंट पर हैं। तो ये जो गैप है ना, इसे फिल करने की आवश्यकता है। इसे फिल किया जा सकता है अवेयरनेस की सहायता से। 2016 के बाद से साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक प्लान लॉन्च किया गया, एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस। प्लान इंप्लीमेंट होना है 2016 से लेकर 21 के बीच में। अब 22 आ चुका है, तो रिजल्ट भी सामने आ चुका है। 9 देशों ने देखो जो तीसरी डोज है ना हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, उसकी 90% कवरेज इंश्योर कर ली, और 4 देश ऐसे हैं साउथ ईस्ट एशिया के जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का जो कंट्रोल टारगेट था ना 1% सीरो प्रिविलेंस से कम केसेस सामने आना उन बच्चों के जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है। सीरो प्रिविलेंस का मतलब यह होता है कि लेवल ऑफ पैथोजन, फॉर एग्जांपल इस केस में वायरस इन द पॉपुलेशन, और ये मेजर किया जाता है ब्लड सीरम में। समझ गए? अब लास्ट में देखो एक और टारगेट के बारे में बोला जाता है। 2030 का टारगेट है कि हेपेटाइटिस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, लेकिन इसके लिए ना कुछ ट्रांजिशनल टारगेट्स भी रखे जा सकते हैं। 2030 तो जैसे दूर है, 8 साल पड़े हैं। बीच का एक टारगेट रखा जा सकता है कि 2025 आते आते हमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो नए इन्फेक्शंस हैं ना वो आधे करने हैं। लीवर कैंसर की वजह से जो डेथ है ना वो 40% तक कम करनी है, और ये भी इंश्योर करना है कि 60% लोग जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे हैं ना उनका डायग्नोसिस हो, उनका इलाज हो। समझ गए? ये ट्रांजिशनल टारगेट्स भी अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल कमिटमेंट। हमें ड्रग्स के प्राइस कम करने होंगे, अच्छी अवेयरनेस फैलानी होंगी, अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज की सहायता से। सर्विस डिलीवरी आसान होनी चाहिए, मतलब लोगों की ज़रूरतों और प्रेफरेंसेस के हिसाब से ड्रग्स डिलीवर हों, और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए हेपेटाइटिस केयर में। जैसे लोकल लेवल पे जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ना उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, और हॉस्पिटल्स के अलावा भी कुछ नज़दीक साइट्स हों, फॉर एग्जांपल गांव में, तो लोग ज़्यादा आसानी से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने बच्चों की, और इस हेपेटाइटिस को ना जड़ से ख़त्म किया जा सकता है 2030 आने से पहले। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नकली शराब से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, गुजरात के बोताड़ डिस्ट्रिक्ट में ना नकली शराब पीने से 40 लोगों की डेथ हो गई। गुजरात में शराब बैन है, और अभी जितना पता लगा है उसके अनुसार नकली शराब बेचने वाले जो लोग हैं ना वो थैली नहीं होती प्लास्टिक के पाउच में जहरीला मिथाइल अल्कोहल बेच रहे थे शराब के नाम पर, और इसी जहरीले मिथाइल अल्कोहल को पीने से मौत हुई है 40 लोगों की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन देखो, हर बार ऐसा होता है, किसी भी राज्य में नकली शराब की घटना जब घटित होती है ना तो सरकार कुछ अरेस्ट करती है, लेकिन ये घटनाएं नहीं रुकती हैं। अभी कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमारे देश में शराब बैन है, लेकिन देखो वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर शराब बैन हुई है ना इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी परफेक्ट नहीं हुआ है। ब्लैक मार्केट इमर्ज होकर आ जाती है जहाँ पे शराब बैन होती है। गुजरात में भी ना ब्लैक मार्केट चल रही है, और ये आप विश्वास कर ही नहीं सकते कि पुलिस और पॉलिटिशियंस के बिना ये ब्लैक मार्केट चल जाए। इस केस में बिना लोगों का कहना है कि हमने पुलिस को काफ़ी बार शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। एक तरफ देखो जहां स्टेट्स को रेवेन्यू मिलना बंद हो जाता है, शराब तो मिलती है, ब्लैक मार्केट में बिकती है, लोगों की हेल्थ के ऊपर खतरा बढ़ जाता है नकली शराब पीने का, तो फिर सरकार को सोचना चाहिए
क्या ये वर्थ है शराबबंदी इम्प्लीमेंट करना? वैसे डीपीएसपी में बोला हुआ है कि प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट करना स्टेट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पर भी अभी तक हुआ है अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अल्कोहल देखो ना सिर्फ हेल्थ को डैमेज करती है, फैमिली के फाइनेंसिस को नुकसान पहुंचाती है। जैसे जो परिवार में कोई शराब पीना किसी ने स्टार्ट कर दिया तो लाइवलीहुड के चांसेस कम हो जाते हैं, शराब पर खर्चा बढ़ जाता है, घर में क्लेश रहता है, मतलब फैमिली में रिलेशंस ख़राब होते हैं, बहुत नुकसान है शराब के, ये बात सही है। लेकिन बात यही आ जाती है, क्या शराबबंदी एक सोल्यूशन है या फिर कुछ और किया जाए? गुजरात हाईकोर्ट में 5 पिटीशंस अभी पेंडिंग है शराबबंदी से संबंधित। पिटिशनर का दावा है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और कई सारे राज्य जैसे गुजरात में शराबबंदी है ना, आर्बिट्रेरीनेस काफ़ी ज़्यादा है। आर्बिट्रेरीनेस मतलब मनमानीपन, मतलब गवर्नमेंट जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे शराबबंदी उनके लिए इम्प्लीमेंट कर रही है। कुछ लोगों को छोड़ दिया है, जैसे टूरिस्ट को छोड़ दिया है कि टूरिस्ट गुजरात में आए तो वो शराब पी सकते हैं। पुलिस भी फिर सिलेक्टिवली काम करती है, किसी के खिलाफ एक्शन ले लिया, किसी के खिलाफ नहीं लिया। तो बात ये है कि ये जो इशू है ना प्रोहिबिशन का, इस पर ना सीरियस डिबेट की आवश्यकता है कि वास्तव में ये हमारे समाज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इससे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। दिक्कत ये है ये इश्यूज़ ना पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, तो पॉलिटिक्स में पढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन इन इश्यूज़ का हो जाता है और हेल्दी डिबेट नहीं हो पाती है। अब ना एक और आर्टिकल प्रोहिबिशन से संबंधित आया था, उसे भी आप रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद हमारी डिस्कशन समाप्त हो जाएगी। अगर देखो प्रोहिबिशन का हम मतलब जाने, मतलब आपको एग्जाम में लिखना हो, लीगल प्रिवेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब बियर, अल्कोहल, रम, विस्की, सारे जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रोहिबिशन में सिर्फ शराब पीने की मनाही नहीं होती, शराब को मैन्युफैक्चर करना, स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्ट करके रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल, कंजप्शन, सब पर बैन होता है। और शराबबंदी का जो इतिहास है ना काफ़ी पुराना है। ऑलमोस्ट 200 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में एंटी लीकर मूवमेंट चली थी, और यूएस में चर्चेस के द्वारा भी एक एब्स्टिनेंस प्लेज दिलवाई गई थी चर्च के फॉलोअर्स को, कब 1800 के आसपास। और देखो ये मूवमेंट इंटरनेशनलाइज हो गई। वर्ल्ड प्रोहिबिशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी लंदन में 1909 में। तो मतलब वर्ल्ड के विभिन्न देशों के जो लीडर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया इस वर्ल्ड प्रोहिबिशन कॉन्फ्रेंस में। यूएस में 1920 में पूरे देश में प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, वहाँ के 18वें अमेंडमेंट एंड नेशनल प्रोहिबिशन एक्ट की सहायता से। लेकिन देखो 13 साल बाद यानी 1933 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, यानी शराबबंदी जो इम्प्लीमेंटेड थी उसे हटा दिया गया, खुले में फिर से शराब बिकने लगी, पी जाने लगी। क्योंकि देखो 1929 में ना काफ़ी बड़े क्राइसिस आए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का जो ये समय था ना, इसमें लिबरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस हो गया था। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इस वजह से ये एक्ट नलीफाई कर दिया गया यूएस में। अभी अगर हम बात करें कौन कौन से देशों में शराब बैन है, 5 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, जिसमें अफगानिस्तान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, ये देश शामिल हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर शराब सिर्फ मुस्लिम सिटीजन्स के लिए बैन है, जैसे ब्रुनई, दारुल-इस्लाम, कोमोरो, ईरान, कुवैत, मालदीव, मोरिटेनिया, पाकिस्तान, पैलेस्टीन, सीरिया, येमेन। यहाँ पर मुस्लिम सिटीजन्स नहीं शराब पी सकते। और यूएई की बात करें, यहाँ पर भी देखो अल्कोहल की सेल जो है वो अलाउड है, एक्सेप्ट फॉर द रीजन ऑफ शारजा को छोड़ के बाकी जो यूएई है ना, वहाँ पे अल्कोहल की जो सेल है ना वो अलाउड है। अब बात करते हैं हमारे देश की। हमारे देश में तो देखो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 51। तो स्टेट्स के पास पावर है शराब के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, शराब को बैन करना है या फिर अलाउ करना है, सब स्टेट्स के ऊपर है। अभी देखो इन राज्यों में शराब पूरी तरह से बैन है, जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, और पार्शियल बैन्स हैं कुछ जगह पे, जैसे लक्षद्वीप, मणिपुर। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में बैन लगा के देखा था, जैसे हरियाणा ने, तमिलनाडु ने, केरला ने, इन्होंने बैन लगा के देखा लेकिन इफेक्टिव साबित नहीं हुआ तो फिर हटा दिया। अब हम बात करें
फायदे क्या हैं शराबबंदी के, यानी किस लॉजिक के आधार पर, किस रैशनल के आधार पर शराबबंदी की जाती है। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट, बचपन से सुनते आए हैं शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लीवर और किडनी खराब हो जाता है शराब पीने से। WHO के अनुसार 200 से अधिक बीमारियां हो जाती हैं शराब के सेवन करने से। हर साल 3 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड में हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, याद कीजिए संविधान का आर्टिकल 47 क्या है। आर्टिकल 47 स्टेट्स को आदेश देता है कि वो स्टेप्स लेंगे न्यूट्रिशन इंडिविजुअल्स में, हमारे देश के सिटीजन्स में न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। ये भी बोला जाता है स्टेट प्रयास करेंगे कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, नशा करने वाले ड्रिंक्स, जैसे ये शराब नशा करने वाली है ना, इन पर बैन लगाने की कोशिश करेंगे सरकार। इसके अलावा शराबबंदी से ना जेंडर वायलेंस कम होता है क्या, ये तो देखो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने देखा होगा कई बार घर में जो मेल हैं, हस्बैंड वगैरह हैं, वो शराब पी के आते हैं तो बाद में घर की जो महिलाएं हैं, खास करके वाइफ्स, उनको मारते पीटते हैं। शराबबंदी होती है तो जेंडर वायलेंस जो है वो कम हो जाता है। ये बिहार का डेटा भी दिया हुआ है। 15 से 49 ईयर्स के एज गैप में सर्वे किया गया था। 40% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने पिछले 1 साल में फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस को झेला है। और स्टडी ये भी कहती है शराबबंदी के बाद 28.9% जो क्राइम्स है ना महिलाओं के अगेंस्ट, वो कम हुए हैं। और बात सिर्फ देखो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की नहीं है, इवन सोसाइटी में ओवरऑल क्राइम भी कम हुए हैं। मतलब ये बिहार का डेटा है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, कि बिहार में शराबबंदी के बाद किडनैपिंग और फिरौती की जो घटनाएं हैं उसमें 66.6% की कमी आई, मर्डर केसेस में 28.3% की कमी आई। अब देखो इसके लिए सिर्फ शराबबंदी रिस्पॉन्सिबल है ये तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्टडी है जिसको आप कोट कर सकते हो। स्टडी पे बेशक सवाल उठ सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेस, बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिसमें जो हस्बैंड्स हैं या फिर मेल मेंबर्स हैं बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं शराब पर, और शराब पीने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से वो काम भी नहीं करते। नुकसान ही नुकसान है, मतलब इकोनॉमिकली देखें तो। अगर शराब के ऊपर खर्च किया गया पैसा बचाती हैं फैमिलीज, तो उसको काफ़ी प्रोडक्टिव ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं शराबबंदी के अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट्स हैं। सबसे पहले राइट टू चॉइस। देखो अगर किसी को पीना है, किसी को नहीं पीना है, ये इंडिविजुअल की मर्जी है ना। स्टेट इंडिविजुअल्स की मर्जी में इंटरफेरेंस कर रहा है शराबबंदी इंप्लीमेंट करके। दूसरा इकोनॉमिक लॉस, सरकार शराबबंदी को इंप्लीमेंट करती है, इतना सारा सरकार को रेवेन्यू लॉस हो जाता है। अगर सरकार को वही रेवेन्यू मिलता तो न जाने कितनी फार्मिंग फैमिलीज या फिर दूसरे जो गरीब परिवार हैं उनको सहायता दी जा सकती थी उस रेवेन्यू की सहायता से। और शराब इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे वर्कर्स भी तो काम करते हैं ना, लाखों वर्कर्स काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, और शराबबंदी की वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे गुजरात में बैन है, बाहर का कोई विदेशी नागरिक गुजरात में मान लीजिए पीना चाहता है तो उसे अवेलेबल नहीं होगी, तो टूरिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे है बूटलेगिंग। बूटलेगिंग होता है अवैध शराब की बिक्री। देखो बेशक शराब बैन हो लेकिन अवैध शराब की बिक्री होती रहती है। अब जैसे बोला जाता है कि गुजरात में नाम का बैन है, बिहार में नाम का बैन है, जिसको पीनी है उसको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उसको पता है शहर में किसके पास में है, वो जाके ले लेता है। तो इस प्रकार से अवैध शराब की बिक्री जो है वो चलती रहती है। और एक नुकसान ये भी होता है ना, नकली शराब बनने लगती है, और नकली शराब पीने की वजह से तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो शराबबंदी ये सिर्फ ना एक पॉपुलिस्ट मेजर है वोट हासिल करने के लिए, खास करके वुमेन वोटर्स को लुभाने के लिए। शराबबंदी की वजह से जुडिशियल बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के ऑलमोस्ट 2,14,000 केसेस अभी जुडिशरी के सामने पेंडिंग हैं। अब करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लोकल जो पुलिस है ना वो माफिया के साथ, शराब माफिया के साथ गठबंधन कर लेती हैं। शराब माफिया शराब बेचते रहते हैं, पुलिस को उनका हिस्सा मिल जाता है,
लेकिन नुकसान हुआ सिर्फ शराब को, सरकार को। और पहले जैसा चल रहा था, जिसको शराब पीनी है उसको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उसको कई बार महंगी भी मिलती है क्योंकि वो ब्लैक मार्केट से खरीदता है। नेक्स्ट है डायनामिक मोडस ऑपरेंडी। जो शराब माफिया होते हैं ना, काफ़ी डायनामिक मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां चेंज करते रहते हैं, स्टोर करने की जो जगह है वो चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्शन की जो जगह है वो भी चेंज करते रहते हैं, इसलिए पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती चाह के भी। नेक्स्ट है स्पोर्ट बाय द नेबरिंग रीजन। अब जैसे देखो गुजरात में बैन है, लेकिन मध्य प्रदेश से शराब सप्लाई हो जाती है गुजरात में, बिहार में बैन है तो झारखंड से आ जाती है, अब दमन से भी आ जाती है गुजरात में। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। एवरेज जो पर कैपिटा शराब का कंजप्शन है ना हमारे देश में पर एनम, वो 4.3 लीटर है, लेकिन दमन में पता कितना है? 56 लीटर पर एनम। मतलब दमन के लोग क्या इतना ज़्यादा शराब पीते हैं कि एक पर्सन वहाँ पे एवरेज तौर पर 56 लीटर शराब कंज्यूम कर लेता है? नहीं, दमन से शराब जाती है गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूज सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। अब देखो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे देश में, अब उनको लगता है कि जल्दी से पैसा बनाने का एक ये जरिया है नकली शराब या फिर शराब की इलीगल सप्लाई करना, इसलिए वो झांसे में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो जो स्टेट्स शराब बंदी को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो एक बात ये नहीं सोचते जिन लोगों को एडिक्शन है ना शराब की वो तो पिएंगे ही, तो सिर्फ सप्लाई कट करने से काम नहीं चलेगा। जिनको एडिक्शन है वो कुछ दूसरा रास्ता खोजेंगे, नशा उनको करना है वो शराब से नहीं मिलेगा तो ड्रग से करेंगे, किसी और से करेंगे। तो ये जो स्टेप है ना, ये जो तरीका है वो कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो कोरेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, आप लॉज फ्रेम करो ताकि लोगों में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इंश्योर किया जा सके। सेकेंड, पूरे देश में जो ड्रिंकिंग एज है ना वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, कहीं पे 18 साल है, कहीं पे 21 साल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट, जो पब्लिक में शराब पी के आता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में शराब पी के ड्राइव करता है, ऐसे ऑफेंसेस पर ना टफ लॉज बनाए जाएं ताकि लोग ऐसा ना करें, डेटरेंस क्रिएट हो। चौथे नंबर पे, शराब के बिकने से सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है ना उसका एक हिस्सा सोशल एजुकेशन और डी एडिक्शन के लिए यूज किया जाए। मतलब लोगों को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए शराब पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, रेवेन्यू का एक हिस्सा अवेयरनेस के लिए यूज किया जाए। देखो लास्ट में बोला जाता है शराबबंदी एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है अल्कोहल के ओवर यूज को रोकने के लिए और हार्मफुल इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए। कई सारी स्टडीज में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी को इंप्लीमेंट करना ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है बहुत बार। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को अच्छा जो व्यवहार है, अच्छा टेम्परामेंट है लोगों में, उसे प्रमोट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया शराबबंदी से संबंधित।